लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है जहां पर नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई एक्टिव हो चुके हैं। गंभीर चोटों के बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि वो पूर्ण रूप से एक्टिव हैं। प्रमुख मुद्दों पर फैसले लेने में वो लगातार जुटे हुए हैं। देखिए, मुस्तफा के 3 करीबियों ने रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। युद्ध में मुस्तफा के चेहरे और पैर पर चोटें लगी हैं, लेकिन इस बीच एकाएक वो एक्टिव जरूर हो गए हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पर ईरान की तरफ से गालिबाफ जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस बातचीत में, लेकिन अब मुस्तफा खामनेई को लेकर ये खबर आ रही है कि वो प्रमुख मुद्दों पर फैसले लेने में जुटे हुए हैं और 3 करीबियों ने खासतौर पर रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। मुस्तफा खामनेई को लेकर जो खबरें लगातार आ भी रही थी, क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, असल में आपसे ही रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल जो इस्लामाबाद में ईरान का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, गालिबाफ उसको कहीं ना कहीं लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और गालिबाफ ना सिर्फ कूटनीतिक में माहिर है, कूटनीति में माहिर है, बल्कि सरकार के साथ भी कहीं ना कहीं उनका उतने ही करीबी रिश्ते कहे जाते हैं। इस बीच अगर मुस्तफा खामनेई लीड नहीं कर रहे हैं और गालिबाफ लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बातचीत का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ सकता है ईरान की तरफ से? देखिए, हम ये समझें, ये ना कहें कि मुज्तबा खामनेई का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये जो स्पीकर नेशनल असेंबली है ईरान के, वो कोई और बात लेके सामने आए हैं। जैसे पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क हो सकता है जेडी वैंस में और सदर ट्रम्प के दरमियान, इनके दरमियान भी हो सकता है, लेकिन जेडी वैंस पाकिस्तान में अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर अमेरिका का मुकदमा लड़ने के लिए आए हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो स्पीकर नेशनल असेंबली है ईरान के, वो ईरान का मुकदमा लड़ने के लिए आए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि खामनेई अपना, ये जो मुज्तबा खामनेई का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, वो कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं। वो एक ही बात चाहते हैं और वो ये क्या चाहते हैं उन्होंने वो बता दिया है। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ, जो बार बार जिक्र हुआ कि देखिए उन्होंने पेशगी शराइत रख दी हैं ईरान की तरफ से, ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें मुआवजा दे दें जो नुकसानात हुए हैं, वगैरह वगैरह। इसी किस्म के स्टेटमेंट्स अमेरिका की तरफ से भी आए हैं, जेडी वैंस की तरफ से भी आए हैं। आप सब समझदार लोग हैं, यहाँ डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, सीनियर रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स का मकसद ये नहीं होता कि आपने कुछ लीवरेज हासिल करना है। यहाँ आप दरअसल अपने कौम को वो मुखातिब कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हम इतना सख्त मौकफ लेंगे। बेशक फारूक जी उनको रिप्रेजेंट करने आप यहाँ पर पहुंचे। आपसे मेरा एक और सवाल यहाँ पर होगा, आपसे मैं एक और सवाल करूंगी, लेकिन नीरज इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। नीरज, बिल्कुल, मुज्तबा खमेनेई की बात आपने की। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो गली बाप हैं वो खमेनेई परिवार के बहुत ही करीबी हैं। कोई रिश्ता नहीं है पारिवारिक, लेकिन विचारधारा के तौर पे बहुत करीबी हैं। और अली खमेनेई जो मुज्तबा खमेनेई के पिताजी थे, उनके नेतृत्व में ही इनको एक बड़ी जिम्मेदारी IRGC के एक विंग का हेड बनाया गया। जी नीरज, आपको यहाँ पर लोग रोकूंगे। एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है कि इजरायल का हिजबुल्लाह के साथ सीज़फायर से इनकार यहाँ पर हो चुका है। लेबनान से वार्ता से पहले इजरायल ने बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया। अगले हफ्ते वॉशिंगटन में इजरायल और लेबनान की वार्ता यहाँ पर होगी। बहुत जरूरी भी ये वार्ता है और इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने की बात सीधे सीधे कह दी है। ये बहुत बड़ा झटका एक तरीके से मोनिका आप कह सकते हैं। अगर ये यहाँ पर रेडी नहीं होंगे, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर क्या हालात इस वक्त है। आप देखिए, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने लेबनान की ओर से खत्म कर दिए गए हैं। एक एक तस्वीर इस बातचीत के दौरान बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए वही बात बार बार सामने आ रही है, अगर इजरायल तैयार नहीं होगा तो वार्ता को खत्म करना, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ती चली जाएगी इसी तरीके से। देखिए, अगर ईरान इस प्री कंडीशन को, ईरान के प्री कंडीशन को अगर अमेरिका की तरफ से नहीं माना जाता तो बिल्कुल ईरान बैकफुट पे होगा, क्योंकि अब तक जो है वो नैतिक तौर पे वो विजयी दिख रहे हैं अपने देश के अंदर भी और बाहर में भी। तो ऐसे में अगर अमेरिका इस मांग को मानने को तैयार नहीं होता है कि संघर्ष विराम के बाद ही वहां ये बातचीत शुरू होगी या किसी तरह का ऐसा आश्वासन मिले उन्हें ताकि बातचीत की शुरुआत हो, आपको थोड़े घंटों का इंतजार करना होगा शिवानी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तस्वीर साफ होती हुई यहाँ पर देखिएगी दीप्ति तनेजा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। दीप्ति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कितना जरूरी है इजरायल को मनाना, क्योंकि अगर अब आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि इजरायल थोड़ा अपनी लाइन से चल रहा है, वो अमेरिका को ज्यादा सुनना पसंद नहीं कर रहा है इस वक्त? बिल्कुल शिवानी जी, देखिए इजराइल तो बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि ये युद्ध विराम हो। उसका शुरू से ही ये चल रहा है, युद्ध में स्टार्ट करने वाला भी इजराइल था। आज युद्ध खत्म जब सीजफायर का ऐलान किया था तब भी इजराइल की तरफ से नाखुशी थी और सऊदी की तरफ से भी थी। तो सऊदी को भी साइड रखते हैं, तो इजराइल का ये लगातार
कोशिश जारी रहेगी कि ये सीज फायर सक्सेसफुल ना हो और वो अपने ईरान के नस्ते नाबूद को खत्म, उसको बिल्कुल, उसको नक्शे से मिटाना ही इसराइल का एक प्लान है, क्योंकि वो अपने ग्रेटर इसराइल प्लान पे चल रहा है। वो कितना कामयाब होगा वो अलग बात है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हो वो बहुत अहम सवाल है। जैसे नीरज जी ने भी कहा कि इसके लिए कुछ घंटे हमें रुकना होगा, इंतजार करना होगा, समझने के लिए कि अमेरिका कितना इसराइल के ऊपर दबाव बना पाता है, क्योंकि ईरान अपना वजूद नहीं खो सकता है। देखिए, ईरान के लिए बहुत ज्यादा नैतिक तौर से भी और मिलिट्री तौर से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिजबुल्ला, हमस, हूतीज हो चाहे आईएसआईएस, तो चलिए प्रॉक्सी में इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन इन तीनों को साथ लेके चलना, आईआरजीसी का हेड का साथ आना इस डेलीगेशन में, ये सारा ईरान की तरफ से पोस्चरिंग ये है कि हम अपने इन प्रॉक्सी साथियों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो उधर इसराइल का मानना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसराइल के लिए भी मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि वो जानते हैं कि अमेरिका के बिना उनका भी अस्तित्व वर्ल्ड में, ऑल ओवर मिडिल ईस्ट में तो खास करके बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे आएंगे, जितना मुझे लग रहा है। और कुछ घंटे लेकिन हमें इंतजार करना होगा इस बात को समझने के ठीक लिए है। ये प्री कंडीशन मीट होगी या वार्ता शुरू हो जाएगी, उसके बाद होगा। कर्नल दानवीर, आपको क्या लगता है, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है 2-2 कि हम तो हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे, वार्ता से पहले उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कह दिया गया है, क्योंकि अभी ट्यूसडे को बातचीत भी होनी है लेबनान के साथ, लेकिन यहाँ पर इजराइल को मनाना कितना डिफिकल्ट यहाँ पर अभी फिलहाल लग रहा है? देखिए, इजराइल की अपनी समस्या है। इजराइल बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा सा एक मुल्क है जो चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ है, और ये ईरान की जंग से पहले से घिरा हुआ है। और इसके अंदर जो हम डिबेट भी कर रहे हैं, जो भी मीडिया के अंदर बातें हो रही हैं, उसमें बड़ा विचित्र मेरे को एक रुझान नजर आ रहा है, मतलब टिल्ट नजर आ रहा है, कि जो पूरे इस इलाके के अंदर जो टेरर फैला रहा था, यानी कि आयतुल्लाह रजीम, चाहे वो हिजबुल्ला, हमास और हूती हो। हमास ने 7 अक्टूबर को क्या किया था ये सबको अच्छी तरह मालूम है, विजुअल्स हैं, आप जाके दोबारा देख सकते हैं। तो उसका समर्थक ईरान, उसके जो आयतुल्ला और ये मोहल्ले मौलवी हैं, इन जिन्होंने अपने ही शहरियों को भून दिया हजारों की तादाद में, ये सारे के सारे लोग अब ये बन गए हैं विक्टिम। और जो असल में विक्टिम है, जो मजबूर है, जिनके ऊपर अस्तित्व का सवाल हुआ है, वो बन गए हैं एग्रेसर। ये नैरेटिव ये काफी विचलित करने वाली बात तो है। ये भी हो सकता है ना कि अमेरिका तो ये भी कह सकता है कि हमने तो अपने तरफ से जो हमले हैं वो रोक दिए हैं, अब इजराइल कर रहा है तो इसमें हम क्या करें, ये भी तो हो सकता है। 100% कर सकता है। और आपको क्या लगता है कि इजराइल मानेगा अमेरिका की बात इसमें? इजराइल बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल का डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। अमेरिका तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसके वॉशिंगटन डीसी के ऊपर तो हमास की मिसाइल नहीं आ रही ना, हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह की मिसाइल तो इजराइल के ऊपर आ रही है। तो इजराइल जिसके पैर में जूता काट रहा है, उसको पता है ना कि जूता कहाँ काट रहा है। क्या जूता उतार देना चाहिए या इसमें कोई सॉक्स दूसरे किस्म का पहन लेना चाहिए? तो ये देयर इज नो कंपैरिजन। तो इजराइल की मजबूरी यहाँ पर बिल्कुल अलग है, उसका एग्जिस्टेंशियल यहाँ पर है। तो वो इनकी बातों क्यों मानेगा? बेशक उसकी ज्योग्राफी, अमेरिका की ज्योग्राफी ऐसी है कि आप उस पर सीधा हमला कर ही नहीं सकते, वो दुश्मनों से घिरा ही नहीं है वो। तभी तो और इजराइल इतनी सलाहियत रखता है कि वो ईरान को, अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस ऑपरेशन में अगर अमेरिका चले भी जाता है तो ईरान का इतना जबरदस्त नुकसान हो गया है, एयर डिफेंसेस का ले लीजिए, बहुत सारी चीजों का। अब इजराइल को सोलो यूनिलैटरल एक्शन लेने में भी उतना खतरा नहीं है जितना कभी पहले हुआ करता था। तो ये आप इसको समझिए। और इजराइल छोटे मोटे एक्शन अभी भी ईरान के ऊपर करेगा और वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सारे तार जुड़े हुए हैं। हम सारी बातें कर रहे हैं कि इजराइल आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, ऐसे कर ले, जी अमेरिका ऐसे कर ले। पहले भी अमेरिका की ओर से घोषित किया था तो भी इजराइल रुका नहीं था और अब भी वो रुका नहीं है। गौरी शंकर गुप्ता जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरी शंकर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अपना हाथ ही उठा ले, अमेरिका कहे आप लड़ लीजिए, इजराइल और ईरान को कह सकता है कि आप लोग लड़िए लेकिन मेरे, क्योंकि उसका मिड टर्म इलेक्शन है, वो इतनी बेवकूफियां करेगा ही नहीं कि वो उसमें फंसता चले जाए इस पूरे युद्ध में। क्या ऐसा भी आप देख रहे हैं? क्योंकि वो पहले इतनी बेवकूफियां कर ही चुका है ईरान पर अटैक करके। देखिए, इसमें बिल्कुल ये बड़ा क्लियर है कि इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ईरान ने तो उनको एनिहिलेट करने की धमकी कई वर्षों से दी हुई है, और ये तीनों के तीनों जो आतंकी संगठन हैं
वो इजराइल के ऊपर कॉन्स्टेंटली हमला करते रहते हैं। तो नेचुरली इजराइल जो है इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि इन तीनों की जो जो तीनों प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उनको प्रमोट करता रहे और हम वहां बैठे रहें। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और ये संभावना अमेरिका के लिए भी नहीं है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये सिर्फ इजराइल का इश्यू नहीं है, ये पूरे जीसीसी स्टेट का भी इश्यू है। अगर वहां पर ईरान का वर्चस्व हो गया तो जो 6 जीसीसी स्टेट्स हैं वो भी ईरान के पूरी तरह कब्जे में आ जाएंगे। उनका पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड उसके कंट्रोल में आ जाएगा, तो उनके एनर्जी रिसोर्सेज उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसमें न अमेरिका झुकेगा न इजराइल झुकेगा। ये एक्चुअली अमेरिका चाहेगा कि ये एक इंडिपेंडेंट गल्फ स्टेट जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करें, इजराइल अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करे। बेशक और गौरीशंकर जी, एक क्विक रिएक्शन में इस पे लेना चाहूंगी आपका। नीरज, क्विक रिएक्शन इस बात को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर ही बात सारी फंसेगी, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात नहीं फंसेगी, उस पर तो कोई डील कर सकते हैं, ईरान और अमेरिका के बीच हो सकती है। मुझे लगता है अभी लेबनान वाला मुद्दा जो है, एक बार वार्ता शुरू हो जाएगी शिवानी, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ, भले ही आप कुछ महत्वपूर्ण आउटकम लेकर ना निकले, लेकिन एक बात जरूर होगी कि आप कुछ ना कुछ लेकर निकलेंगे। भले ही वो फ्रेजाइल होगा, बहुत मजबूत नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अभी का मुद्दा था, अभी का मुद्दा है, लेकिन अभी ईरान की तरफ से जो मांग रखी गई वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशंबर दयाल जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने वाला है इस बातचीत में? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या वाकई में इजराइल कहीं ना कहीं अभी फिलहाल सिरदर्दी देगा? देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 तारीख से पहले खुला था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सॉफन अप करने के लिए एक आर्टिकल आ गया अमेरिका के अंदर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ माइंस लगी हुई है, तो इसका मतलब खुलेगा भी तो धीरे धीरे खुलेगा। रोकना चाहूंगी, इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। देखिए, अमेरिका के साथ बातचीत के बीच ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की ओर से अमेरिका को बड़ी धमकी दी गई है। रणनीतिक गलती होने पर IRGC पूरी तरह से तैयार है, ये धमकाया गया है ईरान की तरफ से, यानी कि ईरान की सेना पूरे तरीके से तैयार है, ईरान की सेना का हाथ ट्रिगर पर है। शिवानी। विशंबर दयाल जी, इस पर एक क्विक रिएक्शन आपका मैं लेना चाहूंगी। अब ये कौन सी बात हुई, आप पहले धमका भी रहे हैं और बातचीत के टेबल पर भी आप बैठे हुए हैं, ऐसे तो बात बनी नहीं पाएगी। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है जो ट्रंप दे रहा है, जो ये अभी स्टेटमेंट दिखा रहे, ये मेरे कमेंट्स के लायक नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। मैं उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस थोड़ी हूँ, मैंने ईरान को थोड़ी वोट करना है, मैंने अमेरिका में वोट थोड़ी करना है, ये हमारे लिए नहीं है। अरे हमारे लिए है मुद्दा पीस, हमारे लिए, हमें इफेक्ट कर रहा था हॉर्मुज और हमें इफेक्ट कर रही थी वॉर। भारत का हित किस में है? अरे मरो इजराइल और वो रोज मारो लेबनान, हर रोज लड़ो भाई। हमने, हमारा हित है, हमारा हित किस चीज से डिस्टर्ब हुआ? हमारा हित डिस्टर्ब हुआ है कि आपने एक सेंसिटिव इलाके को, एक इतने डेलिकेट इलाके को, अमेरिका ने और इजराइल ने एक दिन 28 तारीख को कहा हम इस पे दनादन फायर करेंगे, और इसको पूरे को डिस्टर्ब कर दिया। और आपने सोचा कि ईरान एकदम से गिर जाएगा, ये नहीं सोचा। ये देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी वाइज तो हमें कभी से पता था कि हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है, अमेरिकन को भी पता था, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट को ये भी पता था कि अगर आप अमेरिका पे, आप ईरान पे मारोगे तो वो आपके बेसिस पे मारेगा। जब आप अपने एक मिनट देखिए, आपके यहाँ काफी बातें हो चुकी, 2 मिनट फिर मैं बंद ही कर दूंगा, मेरे पास भी टाइम। एक स्पष्ट सी बात है, बार बार इजराइल जो है वो दुनिया में इस नैरेटिव के साथ जिंदा रहना चाहता है कि मेरे अस्तित्व को खतरा है। एक्चुअली में किसी के अस्तित्व को खतरा नहीं है। 28 तारीख से पहले किसी का, ये पॉलिटिकल गिमिक्री है, इसमें काफी लोग फंस चुके हैं। ईरान जरूर टेररिस्ट को सपोर्ट करता रहा, लेकिन ईरान ने 28 तारीख से पहले ना यूएई पे फायर किया, 28 फरवरी से पहले मिसाइलें, ना कभी सऊदी अरेबिया पे फायर की, ना कभी किसी गल्फ कंट्रीज पे फायर की। ये इस टाइम पे एक पीस की तरफ बढ़ रहा है, और भारत का हित सबसे बड़ा ये कि इसमें पीस है, साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ का। तो जो पॉजिटिविटीज है ना, लेट्स प्रमोट देम, लेट्स नॉट प्रमोट द फार्सनेस। और देखिए, कल, एक मिनट, कल तक आपको पता था कि हिजबुल्ला और लेबनान और वो एग्री कर गया अमेरिका में। अरे कोई खिलाड़ी है जो एक एक परत खोलता जाएगा। सुबह बोला कि हॉर्मुज है, फलाना है, फिर बोला जी ये, अब बोल रहे लेबनान और वो अगले जाएंगे। तो कोई है, somebody is taking care of all these things. फारूक साहब, पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है, आर दे टेकिंग केयर कि आज जो बातचीत हो उससे आगे कोई बात निकले, कुछ पॉजिटिविटी निकले, जो बातचीत हो रही है?
देखिए शैवानी, अब तक जो हमने बात की वो यही बात की है कि इसका आउटकम जरूर निकलेगा। क्यों निकलेगा, हम क्यों पुरुमीद हैं? इसलिए पुरुमीद हैं कि अगर इसका कोई नतीजा न निकलना होता और कोई अमन न होना होता तो लोग मुज़ाकरात की मेज पर आते ही क्यों? ये जिन जिन वाकयात का आप जिक्र कर रही हैं और अभी नीरज साहब शायद जिक्र कर रहे थे, इस किस्म के स्टेटमेंट सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, मैंने पहले भी ये गुजारिश की, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होती है। इसका ताल्लुक जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उससे नहीं होता। हाँ, ये जो कुछ लेबनान में हो रहा है, ये उसको सबूताज करने की कोशिश है। लेकिन आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि हमने इस्राइल से ये कहा है कि इस चीज को वो ठीक करे, और फिर आप खुद यहाँ ये खबर दे चुकी हैं आप ही के फोरम से कि मंडे ट्यूसडे को ये मुलाकात होने जा रही है अमेरिका के अंदर इनके फारूक साहब, दरमियान। समय हमारे पास कम है, लेकिन जो बात आपने कही और विशंबर जी भी यहाँ पर कह रहे थे कि पॉजिटिव हमें रहना होगा और कोई ना कोई निष्कर्ष जल्द से जल्द निकले, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतने लंबे समय तक बंद रहे। सब चाहेंगे कि दुनिया जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर खुल जाए।